गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जीव विज्ञान का पहला लेसन पौधों में लैंगिक जनन पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको पुष्पों के भागों के बारे में पढ़ा दिया है। अब आगे स्वपरागण, परपरागण, इन निषेचन, इन सब के बारे में अध्ययन करने हम चल रहे हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के पहले मैंने आपको यही चीज आपको पढ़ाई हुई है कि पुष्पों के भाग। लेकिन आइए एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि पुष्प क्या होते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है और पुष्प का मुख्य कार्य जो होता है वह होता है फल का निर्माण करना। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान। तो आइए अब आपको रियल फूल के माध्यम से समझाते हैं, वास्तविक फूल के माध्यम से समझाते हैं कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान होते क्या हैं। आइए बच्चों, अब आपको हम पुष्प के माध्यम से समझाएंगे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान होते क्या हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक गुड़हल का पुष्प है। तो देखते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज अगर आप यहाँ देखें तो एक कली है, कली। जी हाँ, तो ये कली, जैसे ये पुष्प अभी खिला हुआ है लेकिन ये अभी कली का रूप ले रहा था। तो कली का जो बाहर से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, जो आप ये हरा वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हरा वाला पार्ट होता है इसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज। आपको हम एक थोड़े से भाग से समझाते चलते हैं। जैसे ये हमारा पुष्प है, ठीक। पुष्प का यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक, ये तो पुष्प है, लेकिन कली जो होती है छोटी सी, तो इसी यही तो होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या होता है? बाह्य दलपुंज, ठीक। फिर यदि आप हमारे हाथ में देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से, तो ये जो रेड रेड दिख रहे हैं, ठीक, ये क्या होते हैं? दलपुंज। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो बच्चे ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं भैया? जो एक रंगीन होते हैं, ये क्या होते हैं? दलपुंज, ठीक। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? पुमंग और जयान। पुमंग क्या होते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो इस गुड़हल के पुष्प में ये पीले पीले कुछ पार्ट होते हैं, पीले पीले, ठीक। ये छोटे छोटे पीले पीले, इन्हें कहा जाता है पुमंग, ठीक है। ये नर होते हैं। और अगर आप आगे के 3-4 भागों को देखें तो 3 से 4 छोटे छोटे आपको गुलाबी कलर के दिखेंगे, वो होते हैं जयान। तो आइए अब आपको चित्र के माध्यम से एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ बच्चों, आपके सामने एक गुड़हल का पुष्प दिख रहा है। गुड़हल के पुष्प में ये जो भाग है ये आपका है दलपुंज, और ये जो पीले पीले पार्ट दिख रहे हैं यह है पुमंग। जी हाँ बच्चों, आप जो ये रेड रेड पार्ट देख रहे हैं, ये गुलाबी कलर का, ठीक, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये होता है दलपुंज। पीले पार्ट आप जो देख रहे हैं, कैमरामैन प्लीज जूम इट। जी हाँ, थोड़ा सा जूम, ओके, डाउन डाउन डाउन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये गुड़हल के छोटे छोटे पीले पीले पार्ट होते हैं, जो अभी हमने आपको रियल पुष्प के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। तो ये जो पीले पीले छोटे छोटे होते हैं भैया कण, इन्हें बोला जाता है क्या? परागकोश, ठीक। और शुद्ध हिंदी में कहे जाए तो ये होते हैं पुमंग, ठीक। तो ये होते हैं पुमंग। और जो ये गुलाबी गुलाबी खूब अच्छे से दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है जयान, ठीक है भैया। क्या है? जयान है, ठीक। तो ये पीले पीले जो दिख रहे हैं ये हैं जयान, और ये जो पुमंग, और ये जो रेड रेड दिख रहे थे ये क्या है? जयान है। तो आइए आपको एक बार फिर से पुष्प के माध्यम से समझा देते हैं कि जो जहाँ पर ये पुष्प रुका होता है, ये नीचे टहनी जहाँ जुड़ी होती है, इसको कहा जाता है पुष्पासन, पुष्पासन। फिर ये जो छोटा सा हरा हरा पार्ट है जो कली को क्या करता है? सुरक्षित रखता है, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसका कार्य होता है कली को सुरक्षा प्रदान करना। फिर आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये रेड रेड पार्ट, जो दिखने में क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक। तो ये महकते भी हैं। तो ये क्या होते हैं भैया? ये कीटों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर इसके बाद में ये होता है पुंकेसर। यहाँ पे जो पीले पीले भाग अभी हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको बताना चाहा, ये पीले पीले छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक। तो वो क्या होते हैं भैया? पुमंग होते हैं। आगे के जो गुलाबी गुलाबी पार्ट 3-4 होते हैं वो क्या होते हैं? जयान होते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं स्वपरागण एवं परपरागण के बारे में।
आइए बच्चों, अब आपको बताते हैं कि परागण क्या होता है, परागण, स्वपरागण और परपरागण क्या होते हैं। तो आइए देखते हुए चलते हैं। तो परागण, पॉलिनेशन, परागण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। परागण को कहते हैं परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकोश से वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया, यानी परागकोश से परागण जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, और वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। यानी कि जो पुमंग होते हैं उनके अंदर क्या भरे होते हैं, परागकण, और जब वह जयांग तक पहुंचते हैं, जयांग के वर्तिका तक पहुंचते हैं, तो वह क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब स्वपरागण देखते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण उसी फूल स्वयं से परागण हो तो स्वपरागण कहते हैं। कहने मतलब एक पुष्प है, पुष्प के जो पुमंग है यानी परागकण है, एक पुष्प है, पुष्प के उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाए तो वह क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। और परपरागण, जब परागण किसी दूसरे माध्यम के द्वारा होता है तो परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी कि जो पुष्प है किसी पुष्प के, यानी पुष्प दो, मान लीजिए एक ही वृक्ष है उसके दो पुष्प हैं, ठीक, तो एक पुष्प में मान लीजिए अभी हवा चल रही है या फिर बारिश हो रही है, तो उसके परागकण किसी दूसरे पुष्प के जयांग तक पहुंच जाए, वर्तिका तक पहुंच जाए, यह क्रिया क्या कहलाएगी, परपरागण कहलाएगी। आप फिर डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, इसके बाद में आपको भी हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्वपरागण उसी फूल स्वयं से क्या हो जाए, परागित हो जाए, यानी परागण हो तो क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे, और किसी दूसरे माध्यम से हो तो क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे, ठीक भैया। तो आइए अब आपको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जी हाँ बच्चों, अब आपको हम समझाते हैं कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, चित्र के माध्यम से। आइए देखते हुए चलते हैं, एक चित्र से बायोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है। देखिए, ये जो पुमंग होते हैं इन्हें ही कहा जाता है परागकोश, और परागकोश में भरे होते हैं परागकण। तो इसमें क्या होते हैं, परागकण, और ये होती है वर्तिका, सॉरी यानी जयांग, और इसी में होती है वर्तिका, ठीक। तो जब ये कण, इसमें जो उपस्थित कण होते हैं, ये यहाँ से और यहाँ पहुंच जाए, ठीक, यहाँ के कण एक ही फूल के, किसी अलग फूल के नहीं, इसी फूल के परागकण इसी फूल के वर्तिका तक पहुंच जाए। आप लाइट को ध्यान से देखेंगे, एक ही फूल के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक क्या हो, पहुंच जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी भैया, स्वपरागण, ठीक है। स्व मतलब खुद में ही, किसी बाह्य माध्यम की कोई आवश्यकता ना हो। स्व अगर आ जाए तो स्व मतलब समझ जाइए स्वयं की बात कर रहे हैं, एक ही फूल में होगा ऐसा, ठीक है। तो एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाए, यानी यहाँ से उठे और यहाँ पहुंच जाए। अब देखिए कभी कभी हवा चलती है, और नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, पास पास में होते हैं, पता लगे थोड़ी सी बारिश हुई आपस में चिपक गए, तो यहाँ के कण कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ के कण यहाँ पहुंच गए, तो वह क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कोई भी कण हो, चाहे ये हो, ये हो, ये जितने भी पीले पीले आपको दिख रहे हैं, ये कण यहाँ से उठ के यहाँ केवल पहुंच जाए इसी फूल के, यानी एक ही फूल के परागकण उठकर कहाँ, वर्तिका तक पहुंच जाए, तो वह क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, अब सॉरी स्वपरागण कहलाता है भैया, ठीक, माय मिस्टेक। तो यहाँ के अगर परागकण उसी फूल के वर्तिका तक पहुंच जाए तो वह क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। अब देखते हैं परपरागण क्या होता है, ठीक। परपरागण में मान लीजिए कोई पुष्प है, ठीक, कोई यहाँ पुष्प है, इसके कण है परागकण, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ये पुष्प ये है, मान लीजिए एक पुष्प यहाँ कहीं भी मान सकते हैं, आप कहीं भी मान सकते हैं, जैसे ये पुष्प है। अब यहाँ के जो परागकण हैं ये यहाँ ना पहुंचे, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाए, यानी कि यहाँ जयांग तक पहुंच जाए, यानी इस पुष्प में ना जो हमारा कहने का मतलब क्या भैया, उमंग के यानी कि परागकण हैं, जो ये परागकण हैं ये अपने में न जाए, किसी दूसरे पुष्प में पहुंच जाए। कहने मतलब भैया कुछ बढ़िया से आंधी चली, ठीक है ना, बारिश हो, और ये पता चले कि यहाँ से मान लो आंधी चल रही है, यहाँ से उड़ के किसी दूसरे पुष्प के इस भाग पे पहुंच जाए, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, परपरागण, ठीक है ना।
पर परागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है और स्वपरागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्या कही हमने भैया, हमारे साथ हो रही है, पर परागण में किसकी आवश्यकता होती है, बाह्य माध्यम की, यानी कि वर्षा, वायु या फिर कीट, पंछी, इन सब की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या होता है, जो ये देखो ये लड़का दिखा था ना भैया, ठीक, ये जो लाल लाल पार्ट है उसके ये क्या करते हैं, जैसे आप बगीचे में जाएंगे देखेंगे ओ माय गॉड इतना अच्छा फूल, तोड़ लेंगे। आपको लुभाने का काम कौन करता है, ये जो लुभाने का काम करता है, ये रेड रेड जो दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, दलपुंज। और यही कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब कीट क्या करेंगे, खूब बड़ी तितली उड़ती उड़ती आएगी, यहाँ बैठेगी, फिर कूदेगी, फिर रस चूसने के चक्कर में यहाँ बैठेगी, और जब बैठेगी तो ये इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि ये कण क्या होते हैं उसके पैर में चिपक जाते हैं, और फिर जब जाके वो किसी दूसरे फूल पे बैठेगी तो दूसरे फूल के इसी पार्ट में कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, जब बैठेगी तो कहीं ना कहीं गिर जाएगा या सो जाएगा, तो क्या होगा, तो ये पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, पर परागण। यानी इस पुष्प का भाग किसी दूसरे पुष्प में जाके क्या हो जाए, इस पुष्प के जो परागकण है और किसी दूसरे पुष्प के जायन तक पहुंच जाए तो वो क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इनमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और स्वपरागण पर परागण से लाभ क्या होते हैं। जी बच्चों, अब नॉर्मल फिगर के माध्यम से समझते हैं जो बुक में आपको मिलते हैं कि ये देखिए ये क्या होते हैं, परागकोश, ठीक है, ये सभी क्या है, परागकोश। तो जो मटकी दिखा दिया ना भैया, ये होते हैं मादा, और भैया मादा, तो ये मादा होते हैं, मादा पार्ट होते हैं, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, जयान, और इन्हें क्या कहते हैं, पुमंग। तो यहाँ जो कोष होता है इसको क्या कहते हैं, कोष। कोष का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ रखा हो गया होता है, कोसा सुने हो भैया, कोसा, ठीक है ना, कोसा में हमेशा कुछ न कुछ रखा जाता है। कोष क्या होते हैं भैया, तो कोष में यानी कुछ होते हैं, तो जो इसमें भरा होता है उसको बोला जाता है क्या, पराग कण। तो यहाँ के कण जब यहाँ पहुंच जाते हैं, देखो ये ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है क्या, वर्तिका, बीच वाले पार्ट को कहा जाता है वर्तिकाग्र, और ये जो नीचे हैं ये बोला जाते हैं अंडाशय, ठीक है। फिलहाल यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, इस कारण हम ऐसा बता रहे हैं। तो ये क्या होते हैं भैया, वर्तिका, फिर थोड़ा सा डाउन होते हैं तो वर्तिकाग्र, और फिर अंडाशय, ठीक है। तो जब यहाँ के कण यहाँ पहुंच जाए, इसी फूल के कण इसी फूल के वर्तिका तक पहुंच जाए तो वह क्या कहलाएगा, स्वपरागण। और अगर इस पुष्प का परागकण है और किसी दूसरे पुष्प में आ जाए तो वह क्या कहलाएगा, पर परागण। पर परागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है और स्वपरागण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए बच्चों, आप देखते हैं परागण यानी पर परागण जो होता है वो किन किन चीजों के द्वारा होता है, बाह्य माध्यम में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। परागण के लिए विभिन्न विधियां होती हैं, कीट द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण और ऋतु द्वारा परागण या फिर चमगादड़ द्वारा परागण। कहने मतलब ये सब किन चीजों के लिए परागण कराते हैं भैया, ये पर परागण का कार्य करते हैं। पर परागण का कार्य जैसे भैया मान लीजिए मधुमक्खी है, वो आके पुष्प पे बैठी, अब पुष्प पे बैठेगी तो वहां के कुछ कण उसमें क्या हो जाएंगे, उसके पैरों में चिपक जाएंगे, कि वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वहां से उड़ के वो क्या करेगी, किसी न किसी दूसरे पुष्प में बैठेगी, और जब दूसरे पुष्प पे बैठेगी तो उसके कण क्या हो जाएंगे, उसी पुष्प के यानी किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पर परागण। और पर पराग इसीलिए कहा गया कीटों द्वारा। और वायु द्वारा, अब आंधी आ गई, मान लीजिए किसी दूसरे पुष्प का परागकण उड़ के किसी दूसरे पुष्प पे जाके गिरे, यानी एक पुष्प है और उसका परागकण उड़ के जाके किसी दूसरे पुष्प में गिर जाए तो वो क्या कहलाएगा, पर परागण, ठीक। फिर जल द्वारा, अब बारिश हो रही है, वृक्ष है, कई पुष्प हो सकते हैं, हो सकता है एक ऊपर हो एक थोड़ा सा नीचे हो, बारिश हो रही है, टप टप पानी वहां से नीचे आके उस पुष्प पे गिरा है, उसके साथ परागकण भी आ जाए, जो नीचे वाले पुष्प के कहाँ तक पहुंच जाए, वर्तिका तक पहुंच जाए, जिसे क्या कहा जाएगा, पर परागण। इसलिए जल के माध्यम, ऋतु द्वारा तीन समान ऋतुएं हमारे यहाँ, ठंडी गर्मी वर्षा, ठीक। फिर चमगादड़ द्वारा, ये चमगादड़ क्या करती है, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागा करती है, बैठा रहती है, तो इन सभी के पैरों में जब परागकण चिपक जाते हैं वो किसी दूसरे माध्यम मतलब दूसरे पुष्प पे बैठते हैं तो उससे होने वाला परागण पर परागण कहलाता है। तो आइए अब पर परागण और स्वपरागण के लाभ और हानि देखते हैं।
आइए बच्चों, अब देखते हैं स्वपरागण से क्या लाभ होता है और परपरागण से क्या लाभ होता है। यह चीज आपके पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि लगभग लगभग पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप इसे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें। वीडियो थोड़ा लंबा सा हो सकता है, लेकिन आज का ये 20 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो देखते हैं स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से क्या लाभ होता है, तो परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। यानी स्वपरागण कहने मतलब भैया बगलिए हैं, ठीक है ना। जो व्यायाम होते हैं उसके बगलिए तो होंगे। अब एक के कण जाके कूद के वहीं पहुंच गया तुरंत, मतलब चिपक गया, तो क्या हो जाएगा, कोई आवश्यकता तो ज्यादा है नहीं, बस एक लोग पहुंच जाए इतना तो होता है, ठीक है। लेकिन पर परागण में तमाम जब जाएंगे परागकण, तो हो सकता है एक आध दो जाके उस व्यायाम तक पहुंचे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, इसमें परागकणों की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर स्वपरागण की क्रिया सहज एवं सुलभ होती है। कहने का मतलब सहज सुलभ क्या होती है भैया, मतलब आसान होती है। अगर आप जाने तो जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं भैया, नॉर्मली होते हैं, यानी कि ज्यादा कठिन मतलब बहुत ही पास पास होते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, इसमें बहुत छोटे छोटे से हैं। अभी आपको हमने चित्र के माध्यम से समझाया था, इसमें जो कण है वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब यही पासे में तो है भैया, अब थोड़ी सी हवा चलिए क्या हुई, आपस में चिपक गए। तो इनमें क्या होती है, परागण की क्रिया जो होती है, स्वपरागण की जो क्रिया होती है, या क्या होती है, बहुत आसानी से हो जाती है, सहज और सरलता से हो जाती है, ठीक है। तो स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। कहने मतलब भैया, जिस पुष्प का आप मतलब वृक्ष होगा, उसी पुष्प का क्या होगा, जो नस्ल बनेगी, आने वाले जो पौधे बनेंगे यानी फल बनेंगे, वो सब उसी पुष्प के बनेंगे, एकदम शुद्ध, उसमें कोई भी मिलावटी नहीं होगा। जी बच्चों, अब देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा है, पुष्पों का रंग, सुगंध तथा, ठीक है ना, मकरंद स्त्राव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने मतलब जो इसके पुष्प होते हैं, इन्हें अधिक महकने की आवश्यकता या फिर बहुत रंग बिरंगे होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इनको बाह्य माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कीट मकोड़ों को आकर्षित करने का काम कौन करता है, दलपुंज। और दलपुंज जब खूब महकेगा, खूब अच्छा सा दिखेगा, तभी उस पर क्या कीट मकोड़े बैठेंगे, ठीक है। तो इसको किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं है, तो यह इसलिए क्या होता है, इसको ज्यादा अधिक सुगंधित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे कह रहा है, जिन पुष्पों में पर परागण नहीं होता है, वहां पर स्वपरागण द्वारा निषेचन होता है। यानी मतलब जहाँ पर परागण नहीं होगा, वहां स्वपरागण निश्चित ही होगा, ठीक है। तो आइए अब इससे हानि भी देख लेते हैं, स्वपरागण से हानियां कौन कौन सी होती है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि स्वपरागण से हानि कौन कौन सी होती है। स्वपरागण से हानियां, स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में हल्के व छोटे होते हैं। कहने मतलब जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही हल्के होंगे और छोटे होंगे। और परागण के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधे के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। यानी कि बहुत ही अच्छे गुण वाले और स्वस्थ पौधे नहीं बन पाते हैं। मतलब भैया आपने एक चीज सुना होगा कि जब आपके मम्मी पापा अगर किसान हो तो आप जानते होंगे कि कहते हैं ना, बार बार धनों न बैठो, नहीं तो अगले साल धनों कम हुए, ठीक है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि बार बार जब हम एक ही चीज का रोपण करते हैं तो उससे स्वपरागण के द्वारा अच्छी नस्ल उत्पन्न नहीं हो पाती, आने वाले बीज अच्छे नहीं हो पाते हैं। वही चीज आपने सुना होगा कि भैया नई वैरायटी का बिया आया है, इसको बैठाओ और देखो एक बीघा में कई बोरे आप धान गेहूं ये सब निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, यानी कि उसमें जब नई नस्ल आई रहेगी तो वो नए नए प्रकार के निर्माण करेंगे। आपने देखा होगा कि जो अगर जैसे मान लो गांव है, ठीक है ना, नॉर्मल गांव है, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ, तो वहाँ एक ही गांव में मान लो जैसे आप एक गांव है, उसके बगल दूसरा गांव है, अब वहां से विवाह करे अगर कोई लड़का और बगल वाले गांव की लड़की से विवाह करे, तो उसके आने वाली संतान क्या होगी, ठीक है। जैसे थोड़े थोड़े का वो पहले चलता हम भी चलेंगे ना, तो वो चीजें होती हैं। और वही चीज हो कि अगर जो लड़का है वह विवाह करे, लेकिन अपने पास आस पड़ोस में नहीं, बल्कि अपने यहाँ से हटकर किसी सिटी स्थान से जाके विवाह करे, तो उसके होने वाले संतान भी क्या कहेगा, व्हाट आर यू डूइंग फादर ना। वो क्या होगा, उसकी बोलने की लैंग्वेज, उसकी चाल ढाल कुछ ना कुछ अंतर होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो यानी कि उसमें क्या हुआ, स्वपरागण हुआ पर परागण हुआ,
स्वपरागण मतलब जो खुद में ही कर ले, एक में ही यानी बगल में ही, ठीक है ना। और पर परागण मतलब जो दूसरों से करे। तो यहाँ से अगर ब्याह कर रहे हो ना, ब्याह मतलब शादी, अगर एक गांव से होकर आप सिटी से कर रहे हो तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, पर परागण। और बगल ही कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, स्वपरागण। ये चीज केवल ध्यान में रखिएगा कि शादी अगर एक ही गांव में कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्वपरागण। और वहीं उठ के आप सिटी में जाके शादी कर रहे हो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से, तो वो क्या हो जाएगा, पर परागण। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कर रहे हो तो वह स्वपरागण, ठीक है ना। तो इससे क्या कह रहे हैं भैया कि इस परागण से उत्पन्न पौधे केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। कहने मतलब क्या होंगे भैया, एक के गुण तो मिले रहेंगे, एक ही गांव में विवाह कर रहे हैं तो एक के गुण तो मिला रहे, जो हम का वही उनकी मम्मी की है, ठीक है ना। कहने मतलब जो पिताजी कहेंगे वही उनकी माता जी भी कहेंगी और वही आने वाली संतान भी कहेगी। लेकिन अगर आप पर परागण कर रहे हैं यानी कि बाहर से विवाह करते हैं तो क्या होता है कि जो आने वाली नस्ल होगी, जो बच्चे होगा, मान लीजिए अगर पिताजी उसके देहाती में बात कर रहे हैं लेकिन मम्मी उसको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, खूब बढ़िया, यहाँ भैया ऐसे ऐसे बात बोलो, ठीक है ना। तो वो चीजें होती हैं, यानी कि नस्ल क्या होती है, चेंज हो जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, ठीक। अब आगे कह रहे हैं इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। स्वपरागण करेंगे भैया, एक के गांव में रहेंगे तो अस्वस्थ तो रहेंगे, उतना अच्छे रहेंगे ही नहीं, ठीक है ना। पादप विकास की संभावना घटती है। पादप मतलब जानते हैं आप, पादप मतलब होता है पौधे, पौधे की जो विकास की संभावना होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो आइए आप सबसे अनुरोध है और विनती भी है कि भैया वीडियो 20 के बजाय 25 मिनट का हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इस बात का वादा रहा कि अगर आप यह वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो आप बायोलॉजी में यह जो टॉपिक है इसमें आप पूरे मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं और आपको अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, स्वपरागण तो हमने पढ़ लिया, इस स्वपरागण के क्या लाभ होते हैं, स्वपरागण से हानि क्या होती है। अब देखते हैं पर परागण से लाभ और उसके हानि, ठीक है। तो देखते हैं पर परागण से नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, यानी नई नई प्रजातियां बनती हैं। अभी मैंने क्या बताया भैया, बाहर से विवाह करोगे तो आपकी संतान क्या होगी, इंग्लिश बोलेगी, नई नई चीजें सीख के आएगी, और यहीं से कर लोगे तो तुम भी वैसे थे, आने वाली संतान भी वैसे रह जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे सुंदर एवं मजबूत स्वस्थ होते हैं। सेम बात है भैया कि वह चीज क्या होगी, एकदम खूब अच्छी सी रहेगी, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि धान क्या करो, एक ही धान की जो बीज होती है बार बार ना हो, नहीं तो अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। सेम वही चीजें हैं। फिर कहा जा रहा है बीज संख्या में अधिक बनते हैं, यानी कहने मतलब भैया जब धान आप बोते हो तो आपने नोटिस किया होगा अगर बार बार वही बो रहे हो तो क्या होगा भैया, 2-4 बोरा में सिमट के रह जाएगा। लेकिन अगर नई प्रजाति बैठाए हैं, पता चलेगा भैया के यहाँ 20 बोरा निकला एक बीघा में, ठीक है ना। तो वो सभी चीजें क्या होती है, क्योंकि उसमें बीजों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें पर परागण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है बालियां और फल अधिक बनते हैं। फिर वही चीज सेम मैंने क्या बताया कि अच्छे से किसानी और खेती हो जाती है अगर आप, विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है, यानी कि उसमें और भी विकास डेवलप होते रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं पर परागण के हानि। जी हाँ बच्चों, अब देखते हैं पर परागण से हानि कौन कौन सी होती है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पेपर में आपसे पूछता है कि स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, इससे लाभ एवं हानि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं ये चीजें आप लिख सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं पर परागण से हानियां। पर परागण के लिए पादपों को माध्यम जैसे वायु, जल तथा पौधे आदि पर निर्भर रहना पड़ता है, अतः पर परागण निश्चित नहीं होता है। यानी मतलब क्या बताया हमने भैया कि जब हवा चलती है तो परागकण क्या होते हैं, एक स्थान से किसी दूसरे पुष्प पे जाके गिरते हैं। अब पता नहीं वो जयान पे गिरे हैं, बाह्य दलपंथ पे गिरे कि दलपंथ पे गिरे कि पतिये गिर जाए ना, तो कंफर्म तो होता नहीं कि उसी पे पहुंचेंगे। तो वो क्या होते हैं कि वो चीजें क्या कह रहे हैं भैया, इनमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता है। केवल इतना जान लो कि पर परागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी जल, वायु या फिर कीटों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें कंफर्म नहीं रहता है कि पर परागण हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दूसरा, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। तो अधिक परागकणों का हाँ कहने मतलब भैया हवा चल रही है, एक उड़ के अगर जाए तो पता नहीं कहाँ गए, ठीक, लेकिन वही ढेर सारा, ठीक है ना। कहने मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी को आप कभी कुछ पत्थर छोटा सा मार रहे हो, ठीक है, नहीं लगता तो उठाएंगे ढेर सारा और उठा के एक बैग मार देंगे तो क्या होगा,
कहेंगे भैया एक की ना लगे कहूँ, मतलब एक एक मारेंगे पता नहीं लगे कि ना लगे, इकट्ठे मारे कहूँ उनको मतलब लगे। ठीक, वही चीज होता है कि इसमें जब हवा चलती है खूब तेजी से तो ढेर सारे क्या होते हैं, परागकण पुष्प के बाहर आते हैं। ठीक है ना, और जब एक उस पुष्प के परागकण बाहर आते हैं तो वो किसी दूसरे पुष्प पे जाके क्या करते हैं, गिरते हैं। तो जरूर उसमें से एक के दो होता है जो जयान तक पहुंचता है, बाकी सब क्या होते हैं, बिखर जाते हैं इधर उधर, जिनका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि परागकण में यानी इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हुए चलते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो अगला कह रहा है इस परागकण यानी इस परागण में से पौधों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। यानी जो शुद्धता होती है वह पूर्णतः समाप्त हो जाती है, यानी अशुद्धता आ जाती है, यानी कुछ ना कुछ बाह्य माध्यम आ जाएगा तो अशुद्धता आ जाएगी। ठीक है ना, मिलावटी जिसे आप कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं पुष्पों को आकर्षण बनाने के लिए जिसमें जंतु इन पर आकर्षित हो आए और परागण में मदद करें, पौधों में अनेक उपाय करने पड़ते हैं। कहने मतलब क्या होता है भैया, पुष्प में परागण की क्रिया होने के लिए क्या करते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे कहने मतलब हमने आपको क्या बताया कि जो पुष्प होते हैं या पर परागण के लिए क्या करते हैं, बहुत ही अधिक महकते हैं। जितने पर परागण वाले पुष्प होंगे जो स्वयं स्वपरागण बहुत कम ही करते हों, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, बहुत महकते हैं। आप जैसे बगल से निकलोगे, ओह माय गॉड, कितनी प्यारी स्मेल है, तो वो क्या होंगी, तो पुष्प क्या होता है, पहली बात तो खूब अच्छे से एकदम खिले हुए रहेंगे, गुलाबी गुलाबी, ठीक, और खूब अच्छे महकते रहेंगे। तो उनसे कीट क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हीं की ओर आकर्षित हो जाएंगे और जाकर उस पर बैठेंगे। और जब उस पर बैठेंगे तो उसके जो परागकण होते हैं वह उसके पैरों में चिपक जाते हैं और जाके जयान तक पहुंच जाते हैं किसी दूसरे पुष्प के। ठीक है ना, तो इनमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आशा और उम्मीद है आपको परागण स्वपरागण इसके लाभ एवं हानि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आपको यदि समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जो टॉपिक अभी आपको बताई गई है यह आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने जिस प्रकार से आपको बताया आप इसी प्रकार लिखें, आपको पूरा नंबर बोर्ड पेपर में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।